अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये पहली 3 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं इसकी वो हमने कर ली थी। ठीक है, तो सॉरी पहली, हाँ, 2 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं। तो ये जो थर्ड एग्ज़ाम्पल है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल सेविंग्स इन इलेक्ट्रिकल लोड एंड परसेंटेज इंक्रीज़ इन इल्यूमिनेशन if instead of using 12 150-watt tungsten filament lamps, we use 12 80-watt fluorescent tubes। ठीक है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि आप टोटल सेविंग बताएं लोड में। ठीक है, कि आपका जो है लोड जो है वो कैसे सेव होगा अगर आप जो फिलामेंट लैंप्स हैं, जो पुराने हम यूज़ किया करते थे लैंप्स, 100 उसकी उसने वॉटेज दी है 150 वाट। वैसे हमारे पास तो यहाँ पे 50 या 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट इस तरह से होता है। बहरहाल 150 वाट भी उनके पास डिज़ाइन होगा। तो 150 वाट टंगस्टन फिलामेंट लैंप हैं 12, और उनकी बजाय अगर हम 12 ही 80 वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब इस्तेमाल करें तो अच्छा खासा फ़र्क है, ये कि 150 वाट और 80 वाट। तो ये एक्चुअली हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन हमने सॉल्व कैसे करना है? क्योंकि अब आप लोड तो सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो पूरा होता है, बढ़ता है या कम होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी अगर आप लैंप उतार के ट्यूब लगा देते हैं, ट्यूब लाइट्स लगा देते हैं, तो लोड में तो सेविंग हम कर रहे हैं लेकिन जो इल्यूमिनेशन लेवल है उसको फिगर आउट हमने करना है कि विल इट बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ये एक्चुअली वो है। तो इसको यानी पहले हम लोड वगैरह यानी वॉटेज में कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे 1800 वाट, 1200 वाट, फिर नेट सेविंग इन द लोड वॉटेज में क्या आई। ठीक है, तो फिर वो इल्यूमिनेशन को हम यहाँ से डील करेंगे। तो 150 वॉट के 12 लैंप्स हैं आपके पास, तो टोटल जो आपके पास वॉटेज बच जाती है वो 1800 वॉट बन जाती है। ये बल्ब्स जो हैं ये उनकी टोटल वॉटेज है, 150 वाट का एक है और 12 बल्ब, सो टोटल इज 1800 वॉट। इसी तरह से अगर हम ट्यूब्स की बात करें, ये लैंप्स, अगर हम ट्यूब्स की बात करते हैं तो उसमें 12 ट्यूब्स हैं और एक ट्यूब 80 वॉट की है। अच्छा, इसके अलावा ट्यूब लाइट में चोक भी होती है। अब तो खैर चोकलेस ट्यूब्स आ रही हैं और बहुत वो स्मार्ट ट्यूब्स भी आती हैं, एनर्जी सेविंग ट्यूब्स वगैरह, अब तो बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। लेकिन ये चूंकि ऑथर ने जब बुक लिखी उस वक्त तो चौक लाइट्स ही इस्तेमाल हुआ करती थी। तो जो चौक है वो एक इंडक्टर होता है। ठीक है, चौक इज नथिंग बट एन इंडक्टर। ठीक है, तो चोक लॉस जो है ट्यूब में वो है 25% ऑफ द रेटेड ट्यूब वाटेज। ये एक्चुअली इसने लैंप लिखी है, यहाँ पे ट्यूब आना था। ठीक है, यानी ये टेक्स्ट एरर आप यूँ कह लें। तो वो कह रहा है कि ट्यूब 80 वॉट की है, लेकिन उसमें एडिशनली जो है ना वो 25% जो है वो चौक का लॉस है। ठीक है, यानी चौक जो है वो ट्यूब के साथ एक एडिशनल लोड बन रहा है। ठीक है, एक ट्यूब के साथ। अब यहाँ पे यही कैलकुलेट हुआ है कि 80 वॉट जो है वो ट्यूब की वॉटेज हो गई, यानी जो एक ट्यूब की जो वॉटेज है वो 80 वॉट है, प्लस 25% ऑफ 80 वॉट्स। इतना जो लोड है वो चौक का है। ठीक है, तो 25% जो है वो क्या बन जाता है, 0.25 ऑफ 80। यानी ये वाला जो लोड है ये चोक का लोड है, और 80 वाट जो है वो ट्यूब का अपना इटसेल्फ। तो ये टोटल जो है वो एक ट्यूब की वॉटेज बन जाती है 80 प्लस 25% ऑफ 80। ये एक ट्यूब लाइट का लोड बन जाता है। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 1200 वॉट ही बनते हैं। ठीक है, ये वही बात है कि मैंने एक दफ़ा बताया था कि जो रेजिस्टेंस होती है एक्चुअली वही जो है ना वोल्टेज का ड्रॉप लेकर आती है, बहुत ज़्यादा जो, ठीक है, यानी कि
या आप यूँ कह लें कि जो करंट है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे बेशक चोक है, लेकिन चोक जो है वो एक इंडक्टर होता है। तो चोक के साथ भी जो ट्यूब्स की वॉटेज है वो टोटल 1200 वॉट, ठीक है। तो नेट सेविंग इन द लोड फिर क्या आ गई, 1800 माइनस 1200 दैट इज 600 वॉट्स, यानी ये आपके पास लोड में सेविंग आ गई। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये उसका फर्स्ट पार्ट था, कैलकुलेट द टोटल सेविंग इन द इलेक्ट्रिकल लोड। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि आप जो है ये फाइंड आउट करें सेकेंडली कि परसेंटेज इंक्रीज इन इल्यूमिनेशन, कि क्या ट्यूब लाइट्स को लगाने से हमारा जो लक्स लेवल है, लक्स लेवल क्या होता है, ये लक्स है ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ये लक्स लेवल होता है ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। तो क्या ये इंक्रीज कर जाता है, और अगर इंक्रीज कर गया है तो कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे अब यहाँ पर उसने ऑप्शन में कैलकुलेट किया हुआ है कि जो आपका लक्स लेवल है ना वो 42% इंक्रीज कर गया, यानी हमें ब्राइटनेस जो है कमरे में वो लगेगा कि 42% जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ट्यूबलाइट जो है वो वैसे भी जरा उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा है, ये बात भी है। तो बहरहाल ट्यूब लगाने से हमारे पास जो इफेक्ट इल्यूमिनेशन में आ रहा है या ब्राइटनेस का जो इफेक्ट आ रहा है वो 42% ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करनी है ना, तो हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज फाई, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज फाई इज इक्वल टू ई ए बाय ईटा रो, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअली फार्मूला है। अब हमने ये चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो ई जो है दैट वुड बी फाई ईटा रो ओवर ए, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन जाता है। अब हमें एरिया तो नहीं बताया होगा, यानी एरिया ऑफ द रूम जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है, कि एरिया ऑफ द रूम क्या है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम कहते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ द रूम, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ रूम, के रूम का एरिया जो है वो आप ए सपोज कर लें कि रूम का एरिया जो है ना वो ए, ठीक है। इसी तरीके से हमें ना ईटा गिवन है ना रो गिवन है, ठीक है। और जो आपके पास ये फ्लक्स है ये हम निकाल सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन दी हुई है वो हम लिख लेंगे, जो नहीं दी हुई उसको हम एज सच कंसीडर कर लेंगे, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो एक दफ़ा हम बुक जो है वो दोबारा से देखते हैं। तो उसमें ये बताया है कि जो है आपके पास जो लुमिनस एफिशिएंसी है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो क्या होती है कि एक वॉट अगर वो खर्च करती है ट्यूब, या एक वॉट अगर वो कंज्यूम करती है या ट्यूब या बल्ब जो है, तो कितने ल्यूमेंस दे रहा है। तो जो लैंप है, लैंप या मतलब जो आपका बल्ब है, उसकी लुमिनस एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ 15 ल्यूमेंस पर वॉट, और जो ट्यूब है उसकी लुमिनस एफिशिएंसी जो है वो 40 ल्यूमेंस पर वॉट, ठीक है। ये अगर आप एलईडी वगैरह खरीदें ना, तो ये उसके ऊपर लिखा होता है, या ये डिज़ाइनर मेंशन करता है, या ये जो आपको सेलर जो मार्केटिंग के लिए वो जो बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर वो आपकी बल्ब होता है या इस तरह से एलईडी वगैरह, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें ना अगर आप पढ़ें तो ये चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। उसका वो एंगल भी लिखा होता है कि ये जो बल्ब है, ये एलईडी है या एनर्जी सेवर है, ये जब आप छत पे लगाएंगे तो कितना एंगल कवर करेगा, लाइट लाइट जब देगा तो कितना एंगल कवर करेगा। आवर्स भी लिखे होते हैं कि कितने हज़ार आवर्स तक वो जल सकता है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, उसका कलर लिखा होता है वगैरह कि कौन से कलर में आता है। तो ये भी चीज़ लिखी होती है, ये वाली जो लुमिनस एफिशिएंसी है ये भी लिखा होता है, सही है। और वो कहता है कि ये वाली जो लुमिनस एफिशिएंसी है ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज लुमिनस एफिशिएंसी थ्रू आउट लाइफ, ये थ्रू आउट लाइफ जो है ना ये हमारा रो है, रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वो ये कह रहा है कि जो बल्ब है, बल्ब की जो लुमिनस एफिशिएंसी है वो है 15 ल्यूमेंस पर वॉट, ठीक है। और इसी तरह जो ट्यूब है
उसकी जो लुमिनस एफिशिएंसी है दैट इज 40 ल्यूमेंस पर वाट। ठीक है, ये लुमिनस एफिशिएंसी हो गई। लेकिन ये जो लुमिनस एफिशिएंसी दोनों की है, ये क्या है, थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ब्लैकनिंग फैक्टर भी शामिल है। आपको याद होगा डेप्रिसिएशन फैक्टर जो हमने पढ़ा था, उसको हम कहते हैं रो। और रो का जो ताल्लुक होता है वो टाइम के साथ होता है, कि टाइम के साथ साथ आपका जो लाइट सोर्स है वो कितना डेप्रिशिएट हो गया, वो कितना ब्लैक हो गया है। ठीक है, और उसमें ये, और दूसरा उसमें डस्ट एंड डर्ट फैक्टर, यानी टाइम के साथ साथ उसमें जो है सोर्स, जो है आपका लाइट सोर्स जो है उसकी हेल्थ आती है, एक चीज। और दूसरी जो चीज है जो इसमें आती है वो आती है डस्ट कंडीशन। ठीक है, कि डस्ट कंडीशन जो है वो रूम में क्या है, ये रो में आता है। तो जब हम कहते हैं ना थ्रू आउट लाइफ, तो लाइफ से मुराद है टाइम। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो अब आपको लुमिनस एफिशिएंसी दी हुई है, ये एवरेज है, उसने बता भी दिया। ठीक है, दैट इज एवरेज। तो इसमें रो, इसका मतलब ये है कि कवर हो चुका है, यानी ये वाली जो वैल्यू है, अब इसमें रो जो है वो आपका कवर हो चुका है। सही है। एक तो ये बात हो गई कि इसमें रो कवर हो गया, इसको तो मैं टिक कर देता हूँ, एरिया को मैंने ए ले लिया, रो कवर हो चुका है। तो अच्छा, ये दोनों रह गए ईटा और फाई। अब ईटा तो गिवन नहीं दिया हुआ, तो ईटा को हम ईटा ही ले लेते हैं। लेट्स से कि जो भी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो ईटा ही है। जो फ्लक्स है इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है ल्यूमन्स। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और ई का जो यूनिट होता है वो होता है ल्यूमन्स बाय मीटर का स्क्वायर, ये ई का यूनिट होता है। तो अगर मुझे लुमन्स पर वाट गिवन है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो इसको अगर मैं बल्ब की बल्ब जो है वो क्या है, 150 वाट का बल्ब, 150 वाट, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आपको ल्यूमन्स मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको इससे मैं जो है वो मल्टीप्लाई करूँ तो आपको जो है वो लूमन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम, इसका मतलब ये है कि वी कैन कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, नंबर ऑफ बल्ब से। अब 12 बल्ब है ना हमारे पास, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू 150 वॉट इंटू 15 लूमन्स पर वॉट। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास सारे का सारा फाई आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारी ट्यूब लाइट्स हैं वो भी 12 हैं, 80 वॉट्स की हैं। ठीक है, और ये सारा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, फाई। सही है। तो 40 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 12, तो ये फाई जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही उसने यहाँ जो बुक है उसमें कैलकुलेट किया हुआ है। सो 12 इंटू 150 इंटू 15 ईटा बाई 8। ईटा नहीं गिवन, तो ईटा उसने ऐसा लिख लिया है। ठीक है, और ऊपर उसने ना ये बता भी दिया है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन है वो सेम ही है दोनों केसेस में। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन दोनों केसेस में सेम है, इसका मतलब ये है कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन से मुराद ये होता है कि आपका वर्किंग प्लेन के ऊपर कितना इल्यूमिनेशन आ रहा है, ये होता है ईटा। तो वो दोनों केसेस में सेम है, इसका मतलब ये है कि उसका इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा, या उसको हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं। तो उसको 1 ले लें, 12। तो इसलिए 12 इंटू 150 इंटू 15/8, ये आपके पास 27,000 लक्स आपके पास आ जाता है इल्यूमिनेशन बल्ब्स का। और 38,400 ये लक्स आपके पास आ जाता है ट्यूब्स का। दोनों का अगर आप इंक्रीज निकालना चाहते हैं तो इंक्रीज आप ऐसे निकालते हैं कि 38,400 माइनस 27/27। अगर आप डिक्रीज निकालेंगे तो आप 38 से डिवाइड कर, तो वो फिर डिक्रीज इन इल्यूमिनेशन होगा, वो इंक्रीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको उस वक्त बताया था, आपको याद होगा लैब के लेक्चर में मैंने वाज एक्सप्लेनिंग द वोल्टेज रेगुलेशन। कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो हमने अगर डिस्ट्रीब्यूटर की निकालनी हो या ट्रांसफार्मर की निकालनी हो, तो दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमने इंक्रीज निकालना है, इसीलिए हमने छोटे से डिवाइड कर दिया है इसको। तो ये आपके पास 42% जो है इंक्रीज इन इल्यूमिनेशन आपके पास कैलकुलेट हो जाता है। So this is the analysis between the bulbs and the tubes। ठीक है, तो ये कई तरह से यानी ये वाला जो हमारा नॉलेज है लाइट का, ये इस्तेमाल होता है।
अच्छा, नेक्स्ट जो है जो ये वाला क्वेश्चन है, ये है आउटडोर लाइटिंग स्कीम। ठीक है, क्योंकि देखें वो कह रहे हैं कि ये एक फुटबॉल पिच है। ठीक है, फुटबॉल पिच से मुराद ये है कि कोई ग्राउंड है जो कि बाहर जो फुटबॉल ग्राउंड है उसकी बात है। ठीक है, तो फुटबॉल पिच जो है वो कहते हैं कि इसका ये एरिया उसने हमें गिवन दे दिया 120 मीटर इंटू 60 मीटर, ये उसका एरिया है। एंड इट इज टू बी इल्यूमिनेटेड फॉर नाइट प्ले। ठीक है, यानी रात को खेलने के लिए हमने इसको इल्यूमिनेशन या ब्राइटनेस हमने देनी है नाइट में। बाय, और देना कैसे, बाय द सिमिलर बैंक्स ऑफ इक्वल, यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, सिमिलर बैंक्स ऑफ इक्वल 1000 वॉट लैंप्स सपोर्टेड ऑन 12 टावर्स। ठीक है, यानी वो आपने देखा होगा कि ग्राउंड के जो आपका इवन क्रिकेट ग्राउंड भी होता है, ठीक है, उसके अराउंड जो है वो टावर खड़े होते हैं, लाइट टावर्स, और उनके ऊपर बल्ब्स लगे होते हैं। और वो कह रहा है कि हर बल्ब जो है वो 1000 वाट का बल्ब, ठीक है, 12 टावर्स हैं ऑल अराउंड द, ऑल अराउंड द जो आपका ग्राउंड है, उसके अक्रॉस 12 टावर्स हैं जो लाइट टावर्स हैं। और उसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो 1000 वाट का बल्ब, तो ये बिल्कुल दिन का सामान जो है वो पैदा कर देगा। तो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है ना, क्योंकि ब्रॉडकास्ट भी आपने करना होता है, यानी अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं अपने जो भी आपका खेल है, लाइव ब्रॉडकास्ट जिसको कहते हैं, तो कैमरा में फिर वो शेडो नहीं आएगा, या मतलब ये कि डार्क स्पॉट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि डार्क स्पॉट क्या होता है, तो डार्क स्पॉट्स वगैरह जो है वो नहीं बनेंगे। सही है, तो विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ग्राउंड टू प्रोवाइड approximate uniform illumination of the pitch. ठीक है, assume that assuming that 40% of the total light emitted reaches the playing pitch. अब आपका जो वर्किंग प्लेन है, जो हम लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहे थे, अब आपका जो वर्किंग प्लेन है वो क्या है, ग्राउंड है या प्लेइंग पिच, और उस पर 40% लाइट आपके पास आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो आपको ये बताता है कि आपके वर्किंग प्लेन के ऊपर आपको कितनी इल्यूमिनेशन या ब्राइटनेस रिक्वायर्ड है या आ रही है। ठीक है, एंड दैट बता रहा है कि एंड दैट एन illumination of an illumination of 1000 lux is necessary for television purposes। अभी यही जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहता है कि जो लक्स का जो लेवल है, यानी जो ब्राइटनेस लेवल है, वो आपका 1000 लक्स होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। और वो इसी क्यों कि टेलीविजन पर्पसेस के लिए, वरना अगर लेट्स से उसको ब्रॉडकास्ट ना करना होता ना तो इतना हाई लक्स लेवल शायद ना रिक्वायर्ड, लेकिन चूंकि उसको ब्रॉडकास्ट करना है इसीलिए वो कह रहा है कि 1000 लक्स हमें चाहिए। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ लैंप्स ऑन ईच टावर, कि हर टावर पे आप नंबर ऑफ लैंप्स जो है वो भी आप कैलकुलेट करें। ये हमें देखना है कि हर टावर पे कितने लैंप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ओवरऑल, अच्छा एक जो लास्ट इंफॉर्मेशन उसमें दी वो है लुमिनस एफिशिएंसी की। जो हर आपका 1000 वाट का लैंप है वो 30 ल्यूमन्स पर वॉट देता है, यानी अगर वो 1 वॉट कंज्यूम करता है तो 30 ल्यूमन्स देता है। ठीक है, तो अगर वो 1000 वाट कंज्यूम करेगा तो फिर वो 30,000 ल्यूमन्स देगा। सही है, तो इस तरीके से यानी हमें लुमिनस एफिशिएंसी ये चीज़ बताती है। अच्छा, तो अब ये है कि इसको सॉल्व देखें वो कैसे कर रहे हैं। वो कहते हैं पहले आप एरिया कैलकुलेट कर लें टोटल, 120 × 60। अब ये वाला जो एरिया है ये आपका वर्किंग प्लेन है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड का एरिया है और सारे ग्राउंड में हमें इक्वल लाइट चाहिए। सो दिस इज आवर वर्किंग एरिया ऑफ द वर्किंग प्लेन, 7200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो हमें फ्लक्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, फ्लक्स का मतलब होता है ल्यूमन्स में हमें क्या वैल्यू रिक्वायर्ड। एक तो है ना लक्स लेवल, एक होता है फ्लक्स लेवल। लक्स और फ्लक्स में क्या फर्क है मैं बता चुका हूँ। लक्स लेवल जो होता है वो ब्राइटनेस का लेवल होता है, उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशन या ब्राइटनेस वो हमें 1000 लक्स चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कितना फ्लक्स चाहिए, तो वो चीज़ अलग है। वो सिर्फ ये होता है कि मुझे कितने ल्यूमन्स चाहिए।
मुझे ग्राउंड में कितने ल्यूमेंस चाहिए, वो चीज़ अलग होती है, उसको हम सिर्फ फ्लक्स बोलते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने बताया था, जैसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसी तरह से लाइट का जो फ्लक्स है वो ल्यूमेंस में देखा जाता है। तो फ्लक्स रिक्वायर्ड जो है, अब ये एरिया आपके पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है, यानी ये वाला जो एरिया है, ये उसने जो कैलकुलेट कर लिया है, इसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है 1000 से, ठीक है। ये जो आपके पास ल्यूमन्स पर मीटर स्क्वायर, ये जो इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड है, इससे वो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि फिर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपको फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लक्स रिक्वायर्ड आ गया ल्यूमन में, विच इज 7.2 जो है आपके पास इंटू 10 पावर 6 ल्यूमन्स, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो 1000 है, ये क्या है, ये लक्स लेवल है, ल्यूमन्स पर मीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7200 से, तो ल्यूमन्स आ गए। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है, जो टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड, अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि बात क्या हो रही है। सो what I have calculated is 7.2 into 10 power 6 lumens, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिक्वायर्ड फ्लक्स है, रिक्वायर्ड फ्लक्स, लाइट फ्लक्स ऑन द वर्किंग प्लेन, ऑन द वर्किंग प्लेन, ठीक है। इसको हम यूं भी कहते हैं रिक्वायर्ड फ्लक्स, या वो वाला फ्लक्स जो आना चाहिए, ठीक है, फ्लक्स दैट शुड बी ऑन द वर्किंग प्लेन, एक ही बात है ना, रिक्वायर्ड फ्लक्स, या हाँ, या वो वाला फ्लक्स जो वर्किंग प्लेन पर पहुंच रहा है, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, फ्लक्स रीचिंग द वर्किंग प्लेन, फ्लक्स रीचिंग द वर्किंग प्लेन या रिक्वायर्ड फ्लक्स ऑन द वर्किंग प्लेन, ये एक ही बात है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर ये पूछा जाए कि टोटल कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द लैंप्स, जो कि 12 टावर्स पे लगे हुए हैं, ये तो नहीं ना पता हमें, बाय द लैंप्स ऑन 12 टावर्स, ये तो भी हमने कैलकुलेट करना है। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मुझे जो मेरी ईटा है वो क्या है, 40% है, यानी कि 0.4 है, यानी इसको मैं इस सारे को, क्योंकि ये क्या बन गया, ईटा बन गया ना, ईटा के बराबर बन गया। ईटा क्या होता है, आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। और इसका फार्मूला भी यही होता है ना, कि फ्लक्स रीचिंग द वर्किंग प्लेन या रिक्वायर्ड फ्लक्स ऑन द वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। अब ये वाला आपका सोर्स है, लैंप्स ऑन द 12 टावर्स, ये आपका सोर्स है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है उसमें 40%, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो टोटल टोटल जो ल्यूमन्स मेरे पास आ जाएंगे, अब मैं इतना बड़ा लिखने की बजाय टोटल ल्यूमन्स भी लिख सकता हूँ। So that would be 7.2 into 10 power 6 lumens divided by 0.4, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, that comes to 18 into 10 power 6 lumens, 18 into 10 power 6 lumens, ये प्रोड्यूस हो रहा है टोटल, जो 12 टावर्स पे जो 1000 वाट के लैंप्स लगे हुए हैं ना, वो टोटल ये वाला फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमें कितना मिल रहा है, या हमें कितनी रिक्वायरमेंट थी, ये वाली रिक्वायरमेंट 7.2 इंटू 10 पावर 6 ये हमारी रिक्वायरमेंट, इतना प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो ना, इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर फिर खुद ही बन जाता है ना 40%, कि हम इसका 40% ले रहे हैं, ठीक है जी। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 40% है, सही। तो यहाँ तक तो हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है कि आपका जो है वो टोटल जो रिक्वायर्ड ल्यूमन्स हैं वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि नाउ फ्लक्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच टावर बैंक। अब ये तो 12 टावर्स का फ्लक्स आ गया ना,
तो हर टावर कितना फ्लक्स दे रहा है, तो 12 से आप इसको या 12 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपको एक टावर का टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सही है ना? तो ये तो 12 टावर्स का है ना, मैंने लिखा भी, इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो पर टावर आपको फ्लक्स मिल जाएगा विच इज 1.5 × 10⁻6 ल्यूमेंस। अब यहाँ पर इसको होल्ड रखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जरा लैंप्स की तरफ। तो हम कहते हैं कि जी आपका जो लैंप है वो 1000 वाट का है, ठीक हो गया जी। और इसकी जो लुमिनस एफिशिएंसी है वो भी हमने पीछे देखी थी, ये उसने आखिर में हमें बताई हुई थी, विच इज 30 ल्यूमेंस पर वॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बल्ब का फ्लक्स पता चल जाएगा, एक बल्ब, ठीक है। यानी जब ये वाला जो फार्मूला है ना, ये हम बार बार इस्तेमाल करेंगे कि एक बल्ब की जो वाटेज है उसको लुमिनस एफिशिएंसी से जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो एक बल्ब का फ्लक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब भी ऐसे ही हुआ है कि 1000 वाट का बल्ब है और उसको हमने लुमिनस एफिशिएंसी जो 30 लुमेंस पर वाट है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको एक बल्ब का फ्लक्स मिल गया विच इज 3 × 10⁻4 ल्यूमेंस, ठीक है। तो या अब ये क्या है, ये एक बल्ब का फ्लक्स और एक टावर जो है, एक टावर वो टोटल कितना फ्लक्स दे रहा है, ये वाला। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक टावर के बल्ब्स आ जाएंगे विच आर 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टावर पे आपके पास 1000 वाट के बल्ब्स लगे हुए हैं, जो कि आपको एक ऐसा उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है कि नाइट जो है बिल्कुल डे के बराबर हो गई ग्राउंड में, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सच लैंप्स ऑन ईच टावर आर 50। तो ये जो है वो आउटडोर लाइटिंग स्कीम है, ये उसका एक एनालिसिस है जो उसने दिया। ये डिजाइनिंग वगैरह जो है ना, ये सारी उसने की हुई है। देखिए ना, 12 टावर्स हैं, 1000 वाट के लैंप्स हैं, ठीक है। और हमारे से सिर्फ वो थोड़ा सा एक इवेल्युएशन करवा रहा है, वो कह रहा है कि बताएं जरा मैंने कितने बल्ब लगाए हैं, ठीक है। यानी मेरा बताने का मकसद ये है कि दिस इज नॉट डिजाइनिंग। अब यहाँ पे डिजाइन हो रहा है, यानी ये वाला जो है डिजाइन आर सुटेबल लाइटिंग स्कीम। जब तक वो ये नहीं कहता तब तक हम एनालिसिस ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने एनालिसिस किया, इससे पिछली वाली एग्जांपल में भी हमने एनालिसिस किया, ये पिछली जितने भी एग्जांपल्स हैं उनमें हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अच्छा अगर इतने वॉट के लैंप्स हैं, इतनी लुमिनस एफिशिएंसी है, दिस एंड दैट, तो बताएं। तो मतलब हम थोड़ा सा फार्मूलों को जो है वो यूज करके we are doing the analysis. Now from this example which is 49.24 we will start our designing. तो वो कहता है कि डिजाइन अ सुटेबल लाइटिंग स्कीम, एक लाइटिंग स्कीम कहता है ये डिजाइन करें फॉर अ फैक्ट्री, और उसका एरिया उसने हमें बता दिया विच इज 120 मीटर इंटू 40 मीटर विद अ हाइट ऑफ 7 मीटर, ठीक है। हाइट वो इसीलिए अलहदा बता रहा है क्योंकि हाइट का जो ताल्लुक होता है वो स्पेस टू हाइट रेशो से होता है, ठीक है। वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था अभी भी, अब वो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली आएगा, ये सारा डिज़ाइन उसी से ही होता है। तो इसलिए वो रूम की जो हाइट है उसको बिल्कुल सेपरेट बता रहा है, एक सेपरेट फिगर के तौर पे। तो ये वाला जो है ये आपके पास उसकी लेंथ आ गई, 120 मीटर इज द लेंथ, 40 मीटर इज इट्स ब्रेड्थ। तो ये हमारा फैक्ट्री एरिया। फिर वो कहता है कि इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड इज 60 लक्स, यानी ये कोई ऐसा काम है बहरल कि ये कैलकुलेट किया गया है कि आपको 60 लक्स की रिक्वायरमेंट है। अब बहरल ये वाली फिगर कहाँ से आई, ये आपको याद होगा, हमने एक टेबल जो है वो कंसीडर किया था, ये वाला जो है जिसमें लिखा हुआ है कि 40 से 60 वाला जो है या 60 से 100। तो ये उसने जैसे लिखा हुआ ना कि इन ड्रिल हॉल्स, ठीक है, यहाँ पे खैर ये तो वो है अपना यहाँ पे ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह, ये वो फॉर वर्क ऑफ सिंपल नेचर नॉट इन्वॉल्विंग क्लोज अटेंशन टू फाइंड इट। बहरहाल उस फैक्ट्री में लग ये रहा है कि कोई ऐसा काम है जिसके लिए कोई इतनी ज़्यादा, जैसे उसने लिखा है कि क्लोज अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने हमें उसका 60 लक्स जो है वो हमें दिया है। बहरहाल ये हमारा गिवन डाटा। अगर हमें कहा जाएगा कि आप खुद अब जाकर देखें, तो ये वाली चीज को भी आप खुद देखेंगे, लेकिन उस वक्त आपके हाथ में एक लक्स मीटर होगा, ठीक है, एक लक्स मीटर होगा और आप जाएंगे और जाके आप उनसे क्या कहेंगे, आप उनसे कहेंगे
कि आप मतलब वहाँ पे सर्वे होगा, जारी बात है, और आप देखेंगे कि उनका ये टोटल हाइट क्या है, ठीक है ऐसे। अब हमारे केस में ये वाली जो हाइट है, ये मैं हाइट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जारी बात है ये 2D प्लेन है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये हाइट है, ये विड्थ है। नाउ दिस इज हाइट, दिस इज 7 मीटर्स, ठीक है। तो फिर हम ये देखेंगे कि उनका जो टेबल है वो कितना ऊंचा है। लेट्स से ये उनका वर्किंग प्लेन है, और जो आपके पास 1 मीटर ऊंचा है, लेट्स से, ठीक है, 1 मीटर ऊंचा उनका टेबल है। तो ये आपका जो है वो वर्किंग प्लेन है, ये वाला जो है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये आपका वर्किंग प्लेन है, 1 मीटर ऊंचा। तो लाइट जो है, लेट्स से अगर वो भी मैं, चूंकि 7 मीटर है ना, तो मैं लेट्स से अगर मैं 1 मीटर लाइट नीचे लगाता हूँ, ठीक है, ये 1 मीटर है, और ये आपकी लाइट जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, दिस इज योर लाइट, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला जो मेरा फासला रह जाएगा, ये मेरा रह जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो इसके मुताबिक अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई मुझे कितना लक्स लेवल रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो जो मैं कह रहा था ना, मीटर से आप देखेंगे, प्लस आप उनसे पूछेंगे, जारी बात है, या वो आपको बताएंगे कि हमारा इस तरह का काम है, ठीक है, यानी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या रबड़ कोई भी किस तरह की केमिकल इंडस्ट्री है समथिंग, तो लैब जो उनकी होगी वो उसमें लक्स लेवल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जो फैक्ट्री हॉल है, जो मेन आपका ऑपरेशनल एरिया होता है जहाँ वर्कर काम करता है, तो वो आपका उसकी बात हो रही है। तो वो बहरहाल फिर हम जो है वो अपना एक चार्ट जो है उसके तहत हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि चलें आपको 60 लक्स की रिक्वायरमेंट है, 60 लक्स ऐसे, ठीक है, यानी सर्वे होगा, यानी ये आपका इल्यूमिनेशन लेवल अगर इतना होगा ना, तो आपकी बचत भी होगी। देखिए ना, अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे, अगर आप अपना जो ब्राइटनेस का लेवल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, ब्राइटनेस लेवल अगर आप अपना लैपटॉप का ब्राइटनेस या डेस्कटॉप नहीं, लैपटॉप की ब्राइटनेस या मोबाइल की बहुत ज़्यादा या फुल टाइम कर देते हैं, तो आपकी बैटरी उतनी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखूंगा कि यार मैं एक कैलकुलेटेड लक्स लेवल हूँ, तो मुझे ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, जो बिजली का खर्चा होता है फैक्ट्री में। तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने कोई एनर्जी कंजर्वेशन वाला डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ तक इसका कंसेप्ट जो है वो जाता है, ठीक है। अब जो है वो क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। तो बहरहाल अब ये इल्यूमिनेशन लेवल था, ये मैं बता रहा था कि ये उसने हमें दे दिया, एक तो ये बात होगी। फिर वो कहता है कि हमने डिज़ाइन क्या क्या करना है, ये भी उसने हमें बता दिया। वो कहता है स्टेट द नंबर, लोकेशन एंड माउंटिंग हाइट। ये माउंटिंग हाइट से मुराद क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया कि लाइट और वर्किंग प्लेन के दरमियान की जो हाइट होती है, जो आपका जो लाइट सोर्स है और जो आपका वर्किंग प्लेन है, इसके दरमियान की जो हाइट होती है, दैट इज कॉल्ड द माउंटिंग हाइट। माउंटिंग का मतलब ये होता है कि वर्किंग प्लेन के ऊपर लाइट सोर्स कहाँ लटक रहा है, कहाँ माउंटेड है, ठीक है, वर्किंग प्लेन के ऊपर जो आपका लाइट सोर्स है वो कहाँ लटक रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माउंटिंग हाइट से मुराद है कि दोनों की आपसी हाइट जो है या डिस्टेंस क्या है। ऑफ 40 वाट फ्लोरेसेंट ट्यूब्स गिविंग 45 लुमेंस पर वाट। अब ये भी उसने हमें दे दिया कि आपने 40 वाट की ट्यूबें इस्तेमाल करनी है, और हर एक ट्यूब की जो लुमिनस एफिशिएंसी है विच इज 45 लुमेंस पर वाट। डेप्रिसिएशन फैक्टर इज आल्सो गिवन टू यू, यूटिलाइजेशन फैक्टर इज आल्सो गिवन टू यू। डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, ये हमें पता है, ये डस्ट एंड डर्ट फैक्टर होता है, या आपका जो लाइट होती है उसका ब्लैकनिंग फैक्टर, ये उसने हमें गिवन दे दिया विच इज 1.2, एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है इज आल्सो गिवन टू एस इट इज विच इज 0.5। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप है, तो ये स्टूडेंट्स इसको बुक में उसने हल किया हुआ है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से खुद आप इसको सॉल्व करेंगे। यानी बुक में जो एक सोल्यूशन है वो सिर्फ एक गाइड है, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो असल डिज़ाइन है वो उस वक्त होगा जब आप इसको अपने हाथ से खुद करोगे एक दफ़ा, ठीक है। तो इसलिए इन वाले एग्जाम्पल्स को खास तौर से ज़रूर प्रैक्टिस आप करना, ये नहीं कि ये बुक में हुआ हुआ, ऐसा ना करना, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको खोल कर करने की ज़रूरत है, ये एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन है। कैसे कैसे ये भी आपको खुद पता चल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जो चीज़ याद रखें, कोई भी डिज़ाइन हो ना, कोई भी डिज़ाइन हो, तो उसमें हम दो चीज़ें कैलकुलेट पहले कर लेते हैं।
एक ये होता है कि हमें कितना फ्लक्स रिक्वायर्ड है। देखिए ना, उसने हमें ब्राइटनेस लेवल तो उसने हमें बता दिया ना कि ब्राइटनेस लेवल जो है ना वो 60 है। तो हम फिर कहते हैं ठीक है ये तो ब्राइटनेस लेवल है, लेकिन फ्लक्स कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फ्लक्स जो है वो फाई इज इक्वल टू ई ए बाई ईटा रो, वही वाला जो हमारा फार्मूला है। अब ई जो है यानी जो इल्यूमिनेशन है विच इज गिवन टू यू एज 60 इनटू एरिया 120 इंटू 40, ये किसी भी डिजाइन के प्रॉब्लम में हम सबसे पहले यही वाला काम करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले अपना फ्लक्स निकाला, वो क्यों निकाला तो ये भी आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। नाउ डिवाइडेड बाय ईटा रो, ईटा जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 50% है। 50% हमें क्या बता रहा है, 50% हमें ये बता रहा है कि हम 50% लाइट जो है वो वर्किंग प्लेन पर ले रहे हैं या रिक्वायरमेंट है या हम यूज कर रहे हैं। 100% लाइट में से सिर्फ 50% का इस्तेमाल है, बाकी का इस्तेमाल नहीं है। इनटू रो, रो आपका डेप्रिसिएशन फैक्टर है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट it is not written as 1.2 but it would be written as 1 by 1. अब इसकी क्या मंतक है जी, ये 1.2 क्यों नहीं लिखा, इसको 1 by 1.2 क्यों नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखें, पहले तो हम ये यहीं से देख लेते हैं कि सबसे पहले जो एक बात है वो हमें ये पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिखता हूँ क्योंकि मैं बुक से उधर नहीं जाना चाह रहा। तो ये होता है कि डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, डस्ट एंड डर्ट फैक्टर। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आप पीरियोडिक प्रोडिक क्लीनिंग जो है वो अगर आप कर रहे हैं अपने रूम की, प्रोडिक क्लीनिंग ऑफ द रूम, यानी अगर आप झाड़ से पोंछते हैं अपने कमरे को अच्छी तरह से, झाड़ पोंछ का आप ख्याल रखते हैं, ठीक है, तो जो है यानी दीवारों को भी साफ करना है। झाड़ पोंछ से मुराद आप समझ गए होंगे, हम अब लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बार बार मैं ये बात नहीं करूँगा। तो अगर आप क्लीनिंग, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप अपने दीवारों को अच्छी तरह से, छत को झाड़ रहे हैं मतलब हर एक महीने में एक दफा, और अपने लाइट सोर्स को भी साफ करते हैं, जो आपका बल्ब है एलईडी जितनी भी लगी हुई है उनको उतार के कपड़े से साफ करना है अच्छी तरह से, उनको अगर आप देखिएगा अच्छी खासी मट्टी जमी होगी, तो वो आप अगर आप साफ करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन फैक्टर है इसका जो आपके पास वैल्यू है वो बन जाती है 1/1.3। ये हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, तो ये मैं आज सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दूंगा। एक्चुअली मैंने बताया था मेरा ट्यूसडे ऑफ होता है, तो आफ्टर मंडे मेरे पास ये वाला दिन होता है जिसमें अपलोडिंग करता हूँ। बहरहाल प्रोडिक क्लीनिंग ऑफ द रूम अगर होती रहे तो डेप्रिसिएशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1/1.3 होती है। ठीक है, 1/1.3। और अगर डस्टी कंडीशन हो आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास डस्टी कंडीशन हो तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है वो 1/1.5 हो जाती है। सही है, तो अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब आप क्लीनिंग करते हैं तो डेप्रिसिएशन फैक्टर आपको ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू द डस्टी कंडीशन, जो कि थोड़ा मिल रहा है। ठीक है, वो क्यों, अब आपको समझ में आएगा। अब आप देखें, इसको आपने कांस्टेंट रखना है, यानी इस वाली चीज़ों को आपने यूँ समझना है कि ये गिवन आपको चीज़ है कि अगर आपका रूम प्रोडिकली साफ होता है तो डेप्रिसिएशन फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, और अगर डस्टी होता है तो डेप्रिसिएशन फैक्टर की वैल्यू थोड़ी होती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, या यूँ कह लें ये आपका फार्मूला है। ठीक है, या एक रिसर्च हुई हुई है जो आपको बता दी गई है। अब उसके मुताबिक आपने इस फार्मूले में देखना है और समझना है। अगर हम लेट से एक बंदा कहते हैं 1.2 ही पुट कर देते हैं, चलो ठीक है जी 1.2 पुट कर देते हैं। अगर मैं 1.2 पुट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो यहाँ पर जो फ्लक्स रिक्वायर्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कि अगर एक बंदा आता है वो कहता है कि अच्छा अच्छा डेप्रिसिएशन फैक्टर तो 1.2 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रूम है वो periodically साफ होता रहता है, उसको ये वाली वैल्यू याद थी। ठीक है ना, तो वो डेप्रिसिएशन फैक्टर की वैल्यू देख रहा है कि ये 1.2 है, तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो रूम है वो साफ होता रहता है, इसका मतलब ये है कि अब हमें इसको 1/1.2 करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1/1.2 अगर आप करेंगे तो आपको आंसर जो है वो कुछ बड़ा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1.2 एक जो है एज कम्पेयर टू 1.5 एक छोटी फिगर है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू या आंसर बड़ा मिलेगा और आपका जो फ्लक्स रिक्वायर्ड है वो क्या आएगा, कम आएगा।
ठीक है, एज कंपेयर टू कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे 1.2 लिखते हैं, ठीक है, तो या 1.2 के रेस्पेक्ट, अगर हम 1.2 के रेस्पेक्ट से देखें तो ये आंसर आपके पास जो है वो, अगर आप 1.2 लिखते हैं तो आपके पास जो आंसर है डायरेक्टली, ठीक है, वो आपके पास आएगा जो है ज़्यादा, ठीक है, एज कंपेयर टू 1/1.2 के आपके पास जो आंसर है वो आपके पास कम मानना चाहिए, क्योंकि आपका जो रूम है वो periodically साफ हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको हमेशा 1/1.2 करके लिखते हैं, ठीक है, तो यानी ये इसकी मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने डायरेक्टली 1.2 नहीं लिखना, बल्कि जो हमारी जो डेंसिटी कंडीशंस हैं उनके मुताबिक, जैसे हमें पीछे फार्मूला शीट में हमें दिया हुआ है। अच्छा हाँ, अगर आपको परसेंटेज में गिवन है, लेट्स से कि ये आगे आ जाएगा, वो वाला न्यूमेरिकल अलग है, कि अगर आपका डेप्रिसिएशन फैक्टर जो है लेट्स से वो 80% है, तो जो परसेंटेज में चीज़ होती है वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दी जाती है, क्योंकि वो तो उसने हमें बता दी ना कि परसेंटेज में आपके पास ये, लेकिन अगर परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी होगी, अगर आपको 1.2 इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको जो है यानी कि इसको 1/1.2 करके लिखना है, ताकि आपका एक्चुअल फ्लक्स लेवल जो है वो निकले, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द कंडीशन, ठीक है, तो ये यानी अब हमने ये चीज़ का ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर आपका वरना फ्लक्स लेवल सही नहीं निकलेगा और आगे सारा डिज़ाइन आपका खराब हो जाएगा ना। द नेक्स्ट थिंग इज फ्लक्स पर ट्यूब। फ्लक्स पर ट्यूब जो है इट इज़ 45 ल्यूमेंस पर वाट, और एक ट्यूब जो है वो 40 वाट्स की है। तो टोटल आपके पास क्या आ जाता है 1800 ल्यूमेंस, ये एक ट्यूब का फ्लक्स है। तो टोटल फिर कितनी ट्यूब्स हो गई, ये फ्लक्स रिक्वायर्ड है और ये एक ट्यूब का फ्लक्स है, तो टोटल ट्यूब्स जो है वो आपके पास आ गई फिर 384 ट्यूब्स, ठीक है, पहले हम वही करेंगे जो यहाँ बुक ने किया हुआ, फिर जैसे मैंने बताया था कि हम इसको एक दफ़ा खुद से इस तरह का तरीका हम करके देखेंगे तो आंसर यही निकलेगा और हमें चीज़ों की मजीद समझ में आ जाएगी, यानी एक अपने तरीके से उसको हम करेंगे, आंसर यही होगा, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड आपने निकाल लिया, फ्लक्स पर ट्यूब आपने निकाल लिया, 40 वाट की ट्यूब है, 45 ल्यूमेंस पर वाट उसकी ल्यूमिनेस एफिशिएंसी है, दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ट्यूब का फ्लक्स आ रहा था, डिवाइड किया तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स आ गए। वो कहते हैं कि अब अगर हम क्या करें कि इफ ट्विन ट्यूब फिटिंग्स आर एम्प्लॉयड, यानी एक जगह पे आप दो ट्यूब लाइट्स लगाएंगे, तो आपकी जो कहते हैं देन द नंबर ऑफ सच फिटिंग्स रिक्वायर्ड वुड बी 1, यानी फिर आपके पास 192 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आपके पास 384 पॉइंट्स बन रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, मे बी वो जो कमरे का एरिया है उसमें पूरे भी ना आए, ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप ट्विन ट्यूब फिटिंग्स इस्तेमाल करें तो आपके पास 192 यानी 192 पॉइंट्स बन जाएंगे, विच वुड बी ओके इन आवर केस। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इनको अब अरेंज करना है, 192 यानी 192 पॉइंट्स को आपने लेंथ वाइज और विड्थ वाइज अरेंज करना है, ठीक है, तो वो कहता है कि आप यूँ करें कि these can be arranged in 8 rows of 24 fittings each, ठीक है, कि आप 8 रोज ले लें और हर रो में 24 फिटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह से, तो 8 × 24 ये आपके पास 192 बन जाता है। अब ये देखें ना, ये उसने डायरेक्ट लिख दिया, हालांकि इस तरीके से इसका जो मल्टीपल निकालना है वो मुमकिन नहीं है, ठीक है, यानी इस तरह तो मतलब अगर और भी कोई नंबर आ जाएगा तो वो तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हम इसको कहें कि ये कैसे हम इसको अभी तो हम बुक में पढ़ रहे हैं, ये उसने जो भी कैलकुलेट किया वो कहता है इसको 8 रोज और 24 फिटिंग्स में लगा दें तो 192 आपका नंबर पूरा हो जाता है, लेकिन ये उसने डायरेक्ट लिख दिया, नॉट स्टेटिंग कि उसने इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो ये हमने देखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now, assuming that the working plane is 1 meter above the floor level, ये वो बता रहा है कि जो वर्किंग प्लेन है वो 1 मीटर अबव द फ्लोर लेवल है एंड द फिटिंग्स आर फिक्स्ड 1 मीटर बिलो द सीलिंग, ये मैंने अभी आपको बताया वहाँ। सो वी गेट अ स्पेस टू हाइट फैक्टर ऑफ यूनिटी बोथ along the length as well as width of the factory bay, तो ये चीज उसने यहाँ पर
सिंपल एक सेंटेंस में लिख दी है, जबकि इसी से पूरी कैलकुलेशन जो है वो होती है। तो स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो क्या है, ये मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। हाइट तो ये वाली हो गई ना आपकी, ये आपकी हो जाती है माउंटिंग हाइट। माउंटिंग हाइट अभी हमने जो पढ़ा था, माउंटिंग हाइट क्या होती है कि ये वाला जो आपका लाइट सोर्स है, इसके और आपके वर्किंग प्लेन के दरमियान जो हाइट है उसको हम माउंटिंग हाइट कहते हैं। ठीक है। और स्पेस से क्या मुराद है कि ये जो दो लाइटों की आपसी जो स्पेस है ये क्या है, इसका एक रेशो होता है जिसको आप कहते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एक रेशो होता है जिसको आप कहते हो स्पेस टू हाइट रेशो। ठीक है। और ये कहा जाता है, या ये आपको बाय द टाइम जब आप 3 4 5 अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 to 2 क्यों ली जाती है। इससे 2 से बड़ी नहीं लेनी और 1 से छोटी नहीं लेनी। ठीक है। ये कहा जाता है कि जब आपने डिज़ाइन करनी है अपनी लाइटिंग स्कीम, तो स्पेस टू हाइट रेशियो जो है उसका आंसर आपके पास 1 से 2 आना चाहिए, ना 1 से कम ना 2 से ज्यादा। फ्रॉम 1 to 2 आप 1 ले लें। अब वो कह रहे हैं कि मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि मैं स्पेस टू हाइट रेशियो 1 ले लेता हूँ। तो अगर स्पेस टू हाइट रेशियो 1 है और ये वाली जो है ये हाइट से मुराद होता है माउंटिंग हाइट, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके पास 5 मीटर है, तो स्पेस आपके पास क्या आ जाती है, तो स्पेस वुड बी आल्सो 5 मीटर्स। तो ये उसका मतलब है कि जो लाइट्स ये आपके पास लेंथ वाइज लगी हुई है, या जो लाइट्स आपकी यहाँ विड्थ वाइज, अब अगर आप इसको विड्थ कंसीडर कर लें, दोनों में जो स्पेस है वो आपकी 5 मीटर की स्पेस है। ये देखें, ये उसने यहाँ पर एक जुमला इस तरीके से लिखा, बट नॉट स्टेटिंग दैट हाउ इट हैज बीन डन। ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि यहाँ पे शेल्फ मिलता है कि 1 मीटर अबव द फ्लोर लेवल एंड द फिटिंग आर फिक्स्ड 1 मीटर बिलो द सीलिंग, सो वी गेट अ स्पेस टू हाइट फैक्टर ऑफ यूनिटी बोथ अलोंग द लेंथ एज वेल एज द विड्थ ऑफ द फैक्ट्री बे। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इस तरीके से करते हैं, अब हम इसको इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये वाला स्टेप तो आपने वैसे ही करना है, फ्लक्स रिक्वायर्ड निकाल लिया और एक ट्यूब का फ्लक्स निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ आपने ट्यूब्स या बल्ब जो भी होगा निकाल लिया करना है, यानी ये वाला प्रोसीजर हमारा सेम टू सेम ही रहेगा। उसके बाद डायरेक्टली ये कि इसको फिट करना है ये हम नहीं कर सकते जब तक कि हम ये ना डिवाइस कर लें कि हमारा स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो क्या है। तो ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये वाली जो लेंथ है ये आपकी है 120 और 40। सो ये वाली जो लेंथ है ये आपकी है जी 120 मीटर्स, ये वाली जो सारी लेंथ है दिस इज 120 मीटर्स। ये जो विड्थ है आपकी ये है 40 मीटर्स। सही हो गया। तो अब हमने जो डिज़ाइन करना है, या डिज़ाइन जहाँ से आपका शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि सबसे पहले आपने स्पेस टू हाइट रेशो जो है वो आपने देखनी है कि वो आपने क्या लेनी है। मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू ना 1 से कम ना 2 से ज़्यादा, आप इसको इनिशियली ले लें 1। ठीक है। लेट्स से कि हम स्पेस टू हाइट रेशियो जो है उसको हम 1 ले लेते हैं। ठीक है। तो फिर माउंटिंग हाइट जो है ये हमें उसने बता दी है, या ये आपको गिवन होती है, या अगर आपको गिवन ना हो तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंटिंग हाइट आपने क्या लेनी है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है माउंटिंग हाइट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द वर्किंग प्लेन। ठीक है। ये इस वक्त आपकी 5 मीटर है। सही है। क्यों कि टोटल हाइट ऑफ द फैक्ट्री एरिया वो था 7 मीटर्स। तो मैंने ये कहा कि लेट्स से कि आपका जो वर्किंग प्लेन है वो 1 मीटर ऊंचा है और लाइट 1 मीटर नीचे है, तो टोटल आपके पास डिस्टेंस फिर क्या बन गया 5 मीटर्स। ये अभी हम पीछे देख रहे हैं, आप इसको देख सकते हो कि 5 मीटर्स कैसे आए, रिकॉर्डिंग आप पीछे करके इसको दोबारा देख सकते हो कि 5 मीटर कैसे आए। ठीक है। अच्छा, तो स्पेस जो है वो मेरे पास फिर क्या बन जाती है, ये कौन सी स्पेस है, स्पेस बिटवीन द लाइट्स, वो मेरे पास बन जाती है 5 मीटर्स। ठीक है। स्पेस बिटवीन द लाइट्स मेरे पास बन जाती है 5 मीटर्स। तो अब मैंने ये 5 से
120 को भी डिवाइड करना है और 40 को भी डिवाइड करना है, ताकि मैं देखूं कि लेंथ वाइज मेरे पास कितनी लाइट्स आएंगी और अपना विड्थ वाइज जो है वो मेरे पास कितनी लाइट्स आएंगी। सो अगर मैं 120 मीटर बाय 5 मीटर करता हूँ तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 5 2 आर 10 एंड 5 4 आर 20। तो 24 लाइट्स जो हैं वो मेरी आ जाएंगी लेंथ वाइज। और जब मैं 40 से डिवाइड करूंगा 5 को तो इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर एंड 5 मीटर। सो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाता है 8 लाइट्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें ये पता चला है कि अगर लेंथ वाइज आपकी 24 लाइट्स लगेंगी और उनमें आपस में क्या डिस्टेंस होगा 5 मीटर्स। इसी तरह विड्थ वाइज आपकी 8 लाइट्स लगेंगी और उनमें आपसी डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 लाइट्स मल्टीप्लाई 8 लाइट्स, इस तरह से भी हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने कैलकुलेट किया कि यार टोटल लाइट्स कितनी आ रही हैं, ठीक है, ये तो लेंथ वाइज हो गई, ये विड्थ वाइज हो गई, ठीक है ना, इसको आप ऐसे शो भी कर सकते हो 8 लाइट्स है ना विड्थ वाइज, 1 2 3 4 सोन, इस तरह से आप इसको, इस तरह से आप लाइट्स, ये तो भी बहुत ज़्यादा लाइट्स है ना, जैसे 24 लाइट्स, जब कम होंगी तो हम बनाकर भी यहाँ पर शो करते हैं। और इनका आपसी डिस्टेंस क्या है 5 मीटर स्पेस जो है, और ये भी जो है वो क्या है 5 मीटर्स। ये विड्थ वाइज भी और लेंथ वाइज भी आपके पास जो स्पेस आ रही है वो 5 मीटर्स की आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, टोटल लाइट्स क्या निकलेंगी, मैं यहाँ नीचे बात कर रहा हूँ। 24 इंटू 8, ये आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है 192। 192 लाइट्स, ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, टोटल लाइट्स आपके पास आ रही है 192। तो अब हम दोबारा बुक की तरफ चलते हैं। हम हमने 192 लाइट्स निकाली। जब हमने एकदम यहाँ पर आकर वापस देखा तो हम हैरान रह गए कि यार ये हमने तो जो टोटल लाइट्स निकाली थी तो वो तो थी 384। ठीक है ना, वो हमने कैसे निकाली थी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने जो टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड था वो निकाला और एक ट्यूब का फ्लक्स निकाला, दोनों को डिवाइड किया तो टोटल लाइट्स आ गई। तो अब इसका क्या करें, यानी हमने जो अपना डिजाइन किया है अभी उसमें तो 192 लाइट्स बन रही हैं और टोटल लाइट्स जो रिक्वायर्ड हैं जो होनी चाहिए ये नहीं हिल सकता। ये याद रखें कि 384 हिल नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये कहाँ से आई है, ये ऊपर जो भी उसने हमें 60 लैक्स रिक्वायरमेंट बताई हुई थी ये वहां से चीजें आई हैं, लिहाजा ये नहीं हिल सकती हैं। तो 384 के नंबर को हमें पूरा करना है किसी ना किसी तरह, चाहे एक जगह आप 2 लाइटें लगाएं। तो फिर इसका यही जहन में आता है, जैसे कि अभी यहाँ इसने हमें करके भी दिखाया है कि आप जो है यानी जो रिक्वायर्ड हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो रिक्वायर्ड लाइट्स हैं जो हमने बुक से निकाली थी वो तो थी 384। जो कैलकुलेटेड हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कैलकुलेटेड हैं, वो क्योंकि हम ये डिजाइन कर रहे हैं ना तो वो आपके पास आ रही है 192। तो फिर यही जहन में आता है कि एक जगह आप 2 लाइट्स, ट्विन ट्यूब फिटिंग्स आप, तो इसको आप इससे डिवाइड कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि एक जगह कितनी लाइट्स लगेंगी। ये रिक्वायर्ड लाइट्स हैं, ये कैलकुलेटेड लाइट्स हैं, दोनों अगर हम डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली 2 में आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पे आप 2 लाइटें लगा दें। ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर आप ऐसे 2 लाइट्स लगा दें, हर पॉइंट पर 2 लाइट्स, 2 लाइट्स ट्यूब ट्यूब्स आपकी लग जाएंगी, तो आपका ये डिजाइन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आपका ये डिज़ाइन होता है। अब आप ये देख लें कि ये क्या है और जो बुक में जैसे वो बता रहा है वो बिल्कुल अगर आप उससे, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करके देखेंगे तो कभी भी आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये 24 इंटू 8 उसने कैसे निकाल दिया, उसने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ट्विन ट्यूब फिटिंग्स थी। और ये दोनों ही चीज़ें जो है वो डिज़ाइन में आती है कि 24 इंटू 8 का मल्टीपल निकालना लाइट्स का और ट्विन ट्यूब्स का फैसला करना। या देखें एक और भी तरीका है, मे बी अगर आप स्पेस टू हाइट रेशियो अपनी आप 2 कर दें तो मे बी आपका जो डिज़ाइन है वो बदल जाए। फिर आप खुद करके देख लें, मैंने तो 1 लिया है ना, आप इसको 1.5 भी ले सकते हैं, यानी 1 से 2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1.1 भी ले सकते हैं, 1.2 1.3 1.4 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी लेकर देख लें तो मे बी 384 का नंबर वैसे ही पूरा हो जाता हूँ। ये आपने करके देखना। ठीक है, तो इसका कई
तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं, लेकिन उस तरह का करें जो कि मतलब ये कि आपको भी आसानी हो और मुझे भी चेक करने में आसानी हो। तो ये आपका प्रॉब्लम जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम होता है डिज़ाइन का, और अभी तक एक प्रॉब्लम हमने किया, एक और हम ये देख लेते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, 49.25। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी कि एक ड्राइंग हॉल है, ड्राइंग हॉल इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, और है भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चलो ये तो आपको क्वेश्चन हो गया, is to be provided with the lighting illumination, and the hall is 30 meter into 20 meter into 8 meter height, यानी 30 उसकी लेंथ है, ये उसने इसकी डायग्राम भी बना दी, और 20 जो है वो उसकी विड्थ है, ठीक है, और 8 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। नाउ द माउंटिंग हाइट इज 5 मीटर्स, ये तो उसने हमें खुद ही बता दिया। बाज़ बात आपको माउंटिंग हाइट गिवन नहीं होती तो आपने खुद बनानी होती है, ये बात याद रखें, ठीक है। तो माउंटिंग हाइट उसने हमें गिवन दे दी, आप शुक्र मनाएं कि उसने बहुत सारा हमारा काम आसान है। नाउ द माउंटिंग हाइट मींस द, अगेन मैं क्योंकि हमारा स्टार्ट है मैं बता रहा हूँ, द हाइट बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द वर्किंग प्लेन, सो इट इज 5 मीटर्स, सही। एंड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द इल्यूमिनेशन इज 144 लक्स, कि जो रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन का जो लेवल है, ब्राइटनेस जो हम चाहते हैं रूम में, वो 144 लक्स है, और ये लगता भी है क्योंकि ड्राइंग हॉल है ना, तो इसलिए 1 यानी 100 से बढ़ गया, 144 ही बन हो गया, 150 के नजदीक है। नाउ यूजिंग द, वो कहते हैं मेटल फिलामेंट लैंप्स आप इस्तेमाल करें, एस्टिमेट द साइज एंड नंबर ऑफ लुमिनरीज, यानी कितने लगेंगी, एंड आल्सो ड्रा द लेआउट, जैसे वो कहते हैं मैंने लेआउट डिजाइन इसमें ड्रॉ किया, ऐसे आप ड्रॉ भी करें। assume that the coefficient of utilization is 0.6 in जो eta है, मेंटेनेंस फैक्टर इज 0.75, मेंटेनेंस फैक्टर रो मुराद है, इसके कई नाम हैं, डस्ट एंड डर्ट फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर, तो वो यहाँ पर क्या है 0.75, तो ये अब हम एज सच इस्तेमाल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 75% मुराद है, लिहाजा अब हमें इसको 1 बाय करके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेंटेनेंस फैक्टर जो है वो आपने यहाँ 0.75 आपने एज सच आपने लिख देना, ठीक है, जैसे ये फार्मूले में नीचे लिख रहे हैं, डायरेक्टली 0.75 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर हमें डस्ट या डर्ट फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर परसेंटेज में गिवन हो, जैसे अभी 0.75 एक तरह से परसेंटेज में गिवन है 75%, उसको हमने एज सच लिख दिया करना है, लेकिन अगर ये नंबर में गिवन हो, मोर देन 1 इसकी वैल्यू गिवन हो, जैसे यहाँ पर गिवन है विच इज 1.2, तो उसको फिर हमने 1 बाय करके लिखा, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, फिर वो कहता है कि आपके पास दो तरह के लैंप्स अवेलेबल हैं, डिसाइड आपने करना है कि लगाना कौन सा है। एक 300 वाट का लैंप है और उसकी जो लुमिनस एफिशिएंसी है वो 13 लुमन्स पर वाट है, और एक आपके पास 500 वाट का लैंप है जिसकी लुमिनस एफिशिएंसी जो है वो 16 है। डिसाइड आपने करना है कि 300 वाट वाला लेना है या 500 वाट वाला लेना है, ठीक है, ये डिसाइड हमने करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट यहीं से होता है कि फ्लक्स रिक्वायर्ड क्या है, ई ए बाई ईटा रो, ये सारी वैल्यूज दी हुई है उसमें हमें, एंड द फ्लक्स रिक्वायर्ड इज 192,000 ल्यूमेंस। अब ये देख लो कि ये कितना जरूरी है कि फ्लक्स रिक्वायर्ड बिल्कुल एक्यूरेट निकले, क्योंकि इसके मुताबिक आगे डिजाइन होना होता है। सो ये हमारा टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड आ गया। अब हम देखेंगे कि 500 वाट का जो बल्ब है, एक जो 500 वाट का बल्ब है उसके कितने फ्लक्स बनते हैं, तो वो आपके बनते हैं 8000 ल्यूमन्स। कैसे पता चला, सिंपल, हमने 500 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी जो भी बल्ब के जो वॉट होते हैं ना, उसको लुमिनस एफिशिएंसी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके फ्लक्स बन जाते हैं एक बल्ब, ठीक है। तो उसको आप टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 24 बल्ब्स हमें रिक्वायर्ड हैं 500 वॉट के, और सिमिलरली अगर मैं 300 वॉट के लिए यही वाला प्रोसीजर करूं तो वो हमें रिक्वायर्ड है 49। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात, ठीक है, देखिए ना कि अगर आपके वॉटेज ज्यादा हो गए, यानी 500 वाट का बल्ब है, तो जारी बात है कि उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, तो उसका नंबर भी कम रिक्वायर्ड होगा, यानी उसके सिर्फ 24 बल्ब्स लगेंगे। लेकिन अगर आप वॉटेज कम कर देते हैं, ठीक है, कि हम कहते हैं कि यार नहीं ये ज़्यादा वॉट्स हैं, हम 300 वॉट्स का डिज़ाइन करते हैं, तो
उसके आपके बल्ब्स भी ज़्यादा लगेंगे 49। ठीक है, तो ये यानी कि ये नहीं आप कह सकते यार ये तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जहन में रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर जगह ये नहीं होता कि आप जाकर कहीं ओ ये तो जी आपने बल्ब लगाए हुए इतने हैवी, इसको उतार के आप थोड़ी वाट का बल्ब लगा दें। तो वो ठीक है आप लगा देंगे, अपेरेंटली आपको लगेगा कि वोल्टेज की सेविंग हो गई है, लेकिन लक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो लक्स नहीं मिलेगा जब तक कि आप फिर ज्यादा नंबर में वो छोटे वाट के बल्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रेड ऑफ होता है, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ, यानी तराजू के दोनों साइड्स आपने बैलेंस रखने हैं। ना बहुत हम कम वोल्टेज लगा सकते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बल्ब ज्यादा आ जाते हैं, ना हम वोल्टेज बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारा खर्चा बिजली का भी ज़्यादा होता है और इस तरह से, तो ये हमें फिर ट्रेड ऑफ रखना होता है, तो यही हमारा डिज़ाइन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने डिसाइड करना है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यूँ करते हैं कि हम ये उसने हमें बता दिया कि स्पेस टू हाइट रेशियो आप 1 ले लें, ये उसने हमें बता दिया, और एक जो उसने और एहसान किया वो ये हमें बताया कि 5 मीटर आप माउंटिंग हाइट ले लें। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के साथ हमारा डिज़ाइन जो है वो चला गया। ठीक है, डिज़ाइन अब आपने करना है। ठीक है, बुक को ना देखें, जैसे मैंने बताया आप इसको इसी तरीके से करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिज़ाइन जो है वो ये है, डिज़ाइन हमेशा यही होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो मैंने बताया, उसने उसने हमें गिवन दिया कि 1 है। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये उसने हमें गिवन दे दिया। और माउंटिंग हाइट जो है ये उसने हमें दे दी है जी 5 मीटर, ये भी उसने हमें गिवन दे दिया। तो दिस इम्प्लाइज कि जो आपकी जो स्पेस आ जाएगी बिटवीन द टू लाइट्स वो आपकी आ जाती है जी 5 मीटर। अब एक बंदा कहता है कि ये लेंथ वाइज है या विड्थ वाइज है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये जनरल है। जनरल, ये आप जो ये वाला जो कैलकुलेट करते हो ये होती है जनरल, इसको अब आपने चेक करना होता है लेंथ वाइज भी विड्थ वाइज। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज लेंथ एंड विड्थ ऑफ आवर रूम, ये भी हम देख लेते हैं। इट इज 30/20। सही है, तो रूम जो है उसकी जो लेंथ है आपकी दैट इज 30 मीटर्स, और जो विड्थ है आपकी दैट इज 20 मीटर्स। इसको आप डिवाइड कर देंगे 5 मीटर से, इसको भी आप डिवाइड कर देंगे 5 मीटर से। इसका जो आंसर आपके पास आ जाता है दैट आर 6 बल्ब्स। इसका जो आंसर आपके पास आ जाता है दैट आर 4 बल्ब्स। सही, ऐसे ही है ना? तो अब हम इसको ऐसे यानी अब हमें क्या पता चला कि लेंथ वाइज हमने जो है वो 6 बल्ब्स लगाने, और विड्थ वाइज जो है वो हमने 4 बल्ब्स लगाने हैं। और उनमें आपस में क्या स्पेसिंग होगी 5 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, तो एक बंदा कहता है टोटल बल्ब्स कितने निकले, तो अभी निकाल लेते हैं। टोटल बल्ब्स हैं आपके पास आते हैं जी 6, ये लेंथ वाइज आ गए, इंटू 4, तो ये आपके पास आ गए जी 24 बल्ब्स। टोटल आपके पास रूम में 24 बल्ब्स। अब एक बंदा कहते हैं कितने वॉट्स के, 300 वाट का लगा है ये 500 वाट का लगा, तो हम कहते हैं जी अब हम बुक देखते हैं, जो हम पीछे कुछ कैलकुलेशन करके आए हैं उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर निकल रहा है, ये कौन से वोल्टेज के बल्ब लगेंगे। तो हमने जो बल्ब्स कैलकुलेट किए हैं वो हैं 24, और जो हमारा यहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है वो, अगर हम 500 वाट के बल्ब लगाते हैं तो 24 लगेंगे, लेकिन अगर मैं 300 वाट के लगाता हूँ तो लगेंगे 49। ठीक है, तो मैं फिर जारी बात है, अभी जो मैंने कैलकुलेट किया है और जो यहाँ से जो रिक्वायरमेंट मेरी आ रही है वो दोनों मैच कर जाती हैं 500 वाट। ठीक है, तो फिर मैं इसीलिए 500 वाट को सिलेक्ट कर लूँगा कि 500 वाट के 24 बल्ब लग जाएंगे। और जो है ये देखें, अब ये भी ये वो चीज़ यहाँ पर लिख रहा है, लेकिन पॉइंट इसके वो इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं बता रहा है जैसे हमने किया। आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया। वो कहता है कि द 300 वाट लैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज देयर नंबर कैन नॉट बी अरेंज्ड इन द हॉल, कि उनका नंबर तकरीबन 50 के करीब है, वो हॉल में अरेंज नहीं हो सकते क्योंकि आपने स्पेस टू हाइट रेशियो यूनिटी ले ली है। वुड दैट कि स्पेस टू हाइट रेशियो ज्यादा होती तो मे भी फिर वो अरेंज हो जाती। ठीक है, लेकिन चूंकि कुछ चीजें हमें बुक नहीं फिक्स दे दी तो लिहाजा उसके मुताबिक अब आपका जो आंसर आता है या जो पूरा निकलता है वो 500 वाट के लैंप्स में वो लगेंगे।
with 4 rows and 6 lamps in each row with a spacing of 5 मीटर। ये आपका डिजाइन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। और ये उसने यहाँ पे हमें करके ये फिर आपने लेआउट इसी तरह से बनाना है। अब ये देखें ये 6 लाइट्स लगाई हैं और यहाँ पे 4 लाइट्स हैं, 5 मीटर की उसने स्पेसिंग शो कर दी 30 बाई 20। ये आपका डिजाइन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही हम इस लेक्चर में रखेंगे। ये मैं आज चीज़ अपलोड कर दूंगा लेक्चर वगैरह भी। तो सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर वो एक दफा स्पेसिंग वाला जरा सर दोबारा बता दें, वो जो स्पेस टू हाइट रेशियो है। स्पेस टू हाइट रेशियो जो है ना, ये उसने हमें गिवन दे दी है कि ये 1 है। ठीक है, अच्छा ये रेशियो बिटवीन 1 एंड 2 होती है। अगर तो बुक में आपको गिवन दे दी है फिर तो आप फिक्स हो जाते हैं कि इस रेशियो को नहीं आपने हिलाना। और जो डिजाइन होता है ना वो स्टार्ट ही स्पेस टू हाइट रेशियो से होता है। अब ये उसने हमें गिवन दे दी, एक बात। दूसरी बात ये कि उसने हमें ये वाली जो हाइट है ना, ये जो इसको हम माउंटिंग हाइट कहते हैं, ये भी उसने हमें गिवन दे दी है, ये 5 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्पेस जो है ना वो आपकी आ जाती है 5 मीटर। ठीक है, अब वो 5 मीटर जो है वो लेंथ वाइज है या विड्थ वाइज है। ठीक है, ये हम जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम यानी कहने का मकसद ये है कि जो हमारी ये 5 मीटर्स का जो आंसर आया था इसको हम लेंथ वाइज चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इसको लेंथ वाइज देखूं तो मेरे कितने बल्ब्स आएंगे। यानी ये 5 मीटर की जो स्पेसिंग अभी हमने इस डिजाइन से निकाली है, ये मेरी लेंथ वाइज कितने बल्ब्स को लेके आ रही है, यानी कितने बल्ब्स इतनी स्पेस पे लग सकते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह विड्थ वाइज कितने बल्ब्स जो हैं वो इतनी स्पेस में लग सकते हैं, 5 मीटर की स्पेस में कितने बल्ब्स लग सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाता है कि 6 बल्ब्स एंड 4 बल्ब्स। सही है, तो टोटल आपके पास आ जाते हैं 24 बल्ब्स। सही, ये इसका ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, ये जब हम अगले कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो फिर हमें बाज़ औक़ात माउंटिंग हाइट का भी डिसीजन खुद लेना पड़ता है और स्पेस टू हाइट रेशियो का भी डिसीजन हमें खुद लेना पड़ता है। वो डिज़ाइन सही बनता है, वो आगे हैं एग्जाम्पल। तो उसमें फिर बड़ा रिगरस सा डिज़ाइन होता है। बाज़ औक़ात आपको वापस आना पड़ता है कि अच्छा चले जो है स्पेस पहले हमारी कैलकुलेटेड थी 5 मीटर, तो अब ये आ रही है 4 इशारिया कुछ मीटर आ रही है। तो ये है, और मे भी फिर आपकी स्पेस टू हाइट रेशियो दोबारा आपको चेक करनी पड़ेगी। तो वो आप कहेंगे ओ ये तो 1 से कम हो गई यार, ये नहीं हम ले सकते। बिल्कुल, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, ये वाली जो एग्जांपल है, ये वाली 49.26 वाली जो एग्जांपल है ना, ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिज़ाइन 2 तरीकों से हो सकता है। लेकिन यानी जैसे ये जो भी है, अब ये उसने यहाँ पे 3 लाइट्स उसने विड्थ वाइज और तकरीबन जो है 12 लाइट्स उसने लेंथ वाइज लगाई हैं। लेकिन यही आप 2 लाइट्स विड्थ वाइज और 17 लाइट्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं विड्थ अपना सॉरी लेंथ वाइज। तो तब भी ये डिज़ाइन बन जाता है। लेकिन जब हम उसको चेक करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाला डिज़ाइन ठीक नहीं आ रहा। यानी जिसको पड़ताल कहते हैं ना, आप डिज़ाइन कर लेंगे कि एक लड़का कहता है, यानी अब क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए, कहते हैं कि ये 3, ये देखें ना ये डिज़ाइन है 3/12 का। एक कहता है ये 2/17 से भी हो जाता है, यानी नंबर ही पूरा करना है लाइट्स। तो वो कहता है कि मैंने भी स्पेस टू हाइट रेशियो तो 1.5 ले लिया, तो मेरा तो डिज़ाइन ये तब भी सही आ रहा है, तब भी आ रहा है ये। तो मैं फिर एक 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 चेक करूंगा, वो एक खास चेक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि वो एक चेक होगा, उससे पता चल जाएगा कि भाई किसका डिजाइन ठीक है। ठीक है, तो अगर अगर वो चेक दोनों पे पूरा उतरता है तो दोनों का डिजाइन ठीक है, अगर एक पे पूरा उतरता है तो फिर एक का डिजाइन ठीक है, दूसरे को दोबारा उसको रिवाइज करना पड़ेगा या उसका डिजाइन ठीक नहीं है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो है स्पेस टू हाइट रेशियो का ही चेक, तो चेक स्पेस टू हाइट रेशियो का ही है, यानी वो रीचेक है। वंस इसका ना तरीका डिजाइन का हमेशा यही होता है, आप एक दफा ऊपर से नीचे ना एज्यूम करते आते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको रीचेक करते हैं। रीचेक के लिए कोई एक फैक्टर ऐसा होता है जो कि एक लॉ होता है या एक थ्योरी होती है, उस पर आप चेक करते हैं कि इसको अब हम अपने डिजाइन को चेक करते हैं। वो अगर पूरा हो जाए फिर आप कहते हैं कि ये ठीक है। जैसे स्पेस टू हाइट रेशियो है, अब हमें एक हमें गिवन दे दिया है यार ये 1 से 2 होनी चाहिए।
अब इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन चेक करेंगे, जितने मर्जी आप डिज़ाइन बना लें स्पेस टू हाइट रेशियो 1 से 2 के दरमियान, लेकिन दोबारा जब आप चेक करेंगे और वो 1 से 2 के दरमियान आई तो फिर तो ठीक है, 1 से 2 के दरमियान ये वायलेट हुआ, मैं कहूँगा नहीं यार ये वायलेट हो रहा है, इसको दोबारा आप डिज़ाइन, इस तरह से ये नहीं होता। ठीक है, तो चलें, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आई विल एंड दिस लेक्चर। ठीक है, चलो ठीक है जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मैं एंडिंग दिस लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।